टू गरिमास फिजिक्स क्लासेस। आज मैं स्टूडेंट की डिमांड पे लेकर आई हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर डिपेंडेंट है। और उससे पहले हमें देखना पड़ेगा रेक्टिफायर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर। नाम से ही इसमें चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव आ रही होगी या हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। बट इसमें एक चीज़ है, वो है रेक्टिफायर। ये क्या होता है, या दिष्टकारी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। दिष्टकारी क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है हमारे पास में, या रेक्टिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं दिष्टकरण। दिष्टकरण किसे कहा जाता है, नाम से ही चीज़ पता चलती हिंदी में कि दिष्टकरण होना है, मीन्स एक दिशा की आप बात कर रहे हैं। और रेक्टिफिकेशन का मतलब भी यही होता है, एक डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेशन अगर हम बात करें तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन। तो जब भी किसी प्रोसेस के थ्रू वोल्टेज और करंट को, वोल्टेज हो चाहे करंट हो, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए डायरेक्ट वोल्टेज और डायरेक्ट करंट में, तो उसको आप कहते हैं रेक्टिफिकेशन। प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, रेक्टिफिकेशन। लेकिन इसमें इस वाले केस में जो हमें वोल्टेज जो मिल रहा है वो कैसा होगा, पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का मतलब टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्शन सेम है लेकिन चेंज हो रहा है यहाँ पे, टाइम के साथ वेरिएशन है यहाँ पे। एक फिक्स आपको लाइन नहीं मिली होगी, ये हम कहना चाह रहे हैं। वेरिएशन है यहाँ पे लेकिन यूनि डायरेक्शनल है। हिंदी में भी ये चीज़ कही जाएगी कि दिष्टकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें आप किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को क्या कर रहे हैं, दिष्ट वोल्टता या धारा में परिवर्तित कर रहे हैं। तो दिष्टकरण में जब भी आपको वोल्टता या धारा मिलेगी वो एक ही दिशा में या एक दिशीय होगी, लेकिन उसका मान जो होगा वो समय के साथ साथ परिवर्तित होगा। एक डायरेक्शन में होगी लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका वैल्यू जो है वो फिक्स हो गई है, वो क्या होगी, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो ऐसे जो निर्गत वोल्टता जब परिवर्तित होती है तो उसको पल्स सेटिंग जो इंग्लिश में कहते हैं, उसको हिंदी में कहेंगे स्पंद मान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक। रेक्टिफिकेशन होता क्या है, प्रोसेस क्या है, 1 मार्क में जनरली पूछे जाते क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन किसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा रेक्टिफायर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होगा, जो रेक्टिफिकेशन करे। तो ऐसी डिवाइस जो रेक्टिफिकेशन करती है उसको आप कहते हैं रेक्टिफायर। या ऐसी डिवाइस जो ऑल्टरनेटिव वोल्टेज और करंट को डायरेक्ट वोल्टेज करंट में चेंज कर रही है, यूनिट डायरेक्शनल में चेंज कर रही है, उसको आप क्या कहेंगे, रेक्टिफायर कहते हैं। या हिंदी में कहें तो ऐसा उपकरण जिसके द्वारा दिष्टकरण प्रक्रिया की जाती है उसको आप दिष्टकारी कहते हैं, हिंदी में इसको दिष्टकारी कहेंगे। तो रेक्टिफायर जो है हमारे पास में वो सेम चीज़ हमने बताई है कि रेक्टिफिकेशन प्रोसेस करने का काम कर रहा है, या ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज को डायरेक्ट करंट वोल्टेज में चेंज कर देगी यहाँ पे। और ये जो आपको आउटपुट देगी वो कैसा होगा, यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो भी लिखी है लास्ट में वो ये कि कौन है जो रेक्टिफिकेशन का काम करेगा। रेक्टिफायर वर्ड आते ही या रेक्टिफिकेशन वर्ड आते ही, दिष्टकारी वर्ड आते ही, जो मेन कंपोनेंट कहें, जो काम करने वाला मेन है वो है डायोड। डायोड के बिना रेक्टिफायर कुछ नहीं है, ये आप कह सकते हैं। या हम सीधी सी लैंग्वेज कहें तो डायोड ही है जो रेक्टिफायर की तरह काम करता है। डायोड वर्क्स एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस आया है मतलब आपने सर्किट में डायोड लगाया होगा या डायोड के कारण आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे किस तरीके से डायोड काम में लिया जा रहा है यहाँ पे। तो मेन चीज़ यहाँ पे होगी, डायोड को हमने काम में लिया है। क्यों काम में लिया डायोड को ही, क्योंकि डायोड की प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि डायोड की प्रॉपर्टी है कि उसमें करंट जो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है।
उसकी कैरेक्टरिस्टिक के कारण आप डायोड यूज़ करते हैं और उसी डायोड को आप एज अ रेक्टिफायर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ फिर हमने हिंदी में भी लिख रखी है कि दिष्टकारी क्या होता है, दिष्टकरण प्रदान करने वाली जो भी युक्ति होगी, उपकरण होगा, उसको आप दिष्टकारी कहेंगे। दिष्टकारी में क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे संधि डायोड में अभिलाक्षणी गुण क्या होता है उसका, एक दिशिक होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट जो होती है वो फ्लो करती है, जिसके कारण क्या होता है आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ लाइन जो है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि दिष्टकारी जो होगा उसमें डायोड की वजह से करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हुई तो वो दिष्टकरण का काम यहाँ पे कर रहा होगा। नेक्स्ट आता है, अब हम बात करते हैं हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे, वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है, या अर्ध तरंग दिष्टकारी आप किसे कहते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट हाफ वेव रेक्टिफायर है यहाँ पे, इसका मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो केवल हाफ वेव ही होगा। या हम कहें ऐसी डिवाइस जो इनपुट सिग्नल को रेक्टिफाई तो कर रही है लेकिन केवल हाफ साइकिल के लिए, उसको आप क्या कहेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। हिंदी में कहें तो जो भी निवेशी आपने प्रत्यावर्ती संकेत दिया है उसके केवल आधे चक्र के लिए ही आपको निर्गत संकेत प्राप्त हो तो हम उसको क्या कहेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब हम कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए कंपोनेंट्स क्या क्या है। देखिए बहुत इजी तरीके से यहाँ पे बता दिया गया है कि कंपोनेंट हमने कौन कौन से लगा रखे। मेन क्या था, हमने कहा रेक्टिफायर बनाया है तो डायोड होना चाहिए, तो मेन है डायोड। बिना सोर्स के कुछ काम होगा नहीं, इसलिए क्या लगाया हमने, ऑल्टरनेटिंग सोर्स या प्रत्यावर्ती जनित्र आप कह सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग ही लेना है, मीन्स फ्रिक्वेंसी जनरेटर जो होते हैं उस टाइप के आप सोर्स यहाँ पे ले रहे हैं। ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे लगा रखा होगा, एक लगा रखा है लोड रजिस्टर, हमने लगा रखा है RL जहाँ पे आपको आउटपुट मिलना है। तो ये मेन जो है कंपोनेंट हमारी ये 4 ही है, जिसके कारण आप क्या बना देंगे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर बना देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद में देखते हैं इसका हमने ये जो कंपोनेंट आपने दिखाए इससे आपने डायग्राम बनाया कैसे है। डायग्राम देखते हैं हम इसके अंदर। डायग्राम देखिएगा क्या क्या लगाया था हमने, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स लगाया था हमने, तो ये EI हमने यहाँ पे लगा रखा है, देखिएगा EI लग रहा है, ठीक है। फिर आपने एक ट्रांसफार्मर लगाया, ये T आपका ट्रांसफार्मर हो गया। एक डायोड आपने लगाया, वो D डायोड हमने यहाँ लगा दिया। एक आपने लोड रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पे, या भार प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में, वो ये आपका RL यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये तो क्या हो गई, आपने डिवाइस लगा रखी है। अब इसके अंदर क्या चीज़ हुई है यहाँ पे, इसके अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आपका यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव सिग्नल दिया जा रहा है, ऑल्टरनेटिव सिग्नल जब भी आप देंगे प्रत्यावर्ती जनित्र से या ऑल्टरनेटिंग सोर्स से, तो आपको पता है कि एक वेव आई, अगर साइन वेव आती है तो उसका हाफ साइकिल जो है, तब आपके यहाँ पे ये जो पोलरिटी है ये चेंज होगी। जो सेकेंडरी कॉइल पे जो पोलरिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब A और B जो टर्मिनल से सिरे हैं वो अपने साइन को बदल देते हैं, और फिर हर हाफ साइकिल के बाद में ये चीज़ होती रहेगी। मतलब हर हाफ साइकिल के बाद में ये प्लस माइनस चेंज होते रहते हैं। और मेन हमने क्या कहा, डायोड काम करेगा। वो डायोड कैसे काम करेगा, डायोड क्या है, या तो फॉरवर्ड बायस में होता है या रिवर्स बायस में होता है, अग्र बायसित होता है या पश्च बायसित होता है। तो अग्र बायसित होगा या फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो आपकी करंट डायोड से फ्लो होगी, और जब आपका डायोड रिवर्स बायस होगा तो आपकी करंट जो है वो पास नहीं होती है। ये कंसेप्ट डायोड का होता है। और अगर आपको फिर भी ये चीज़ अभी पता नहीं चल रही है, तो अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं डायोड का अलग से लेक्चर बनाऊं, इसको आपको डायोड को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं ताकि जब भी नेक्स्ट लेक्चर बनाऊं तो उसमें डायोड को इंक्लूड कर सकूं, डायोड पे पूरा अच्छे से लेक्चर देख के आपको समझ। तो जब भी हमारे पास में साइन वेव जो है वो आती है तो हमारा ये जो प्लस है, A जो है वो प्लस बन जाएगा और B जो है वो माइनस बन जाता है। और जब इनपुट साइकिल का नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तब A जो है वो माइनस हो जाता है और B जो है वो प्लस हो जाता है। मतलब पोलरिटी चेंज हो जाती है, साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो डायोड आप देख रहे हैं, इस डायोड में ये वाला जो पोर्शन है
ये तो है P, ये ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं ये P पॉजिटिव को बताता है, और जो लाइन आपने बना रखी है यहाँ पे ये लाइन जो है वो नेगेटिव को दिखाती है डायोड के। ठीक है, तो इसको आप P पॉजिटिव कहते हैं और इसको आप N नेगेटिव कहते हैं। तो जब प्लस से प्लस, मतलब एक का प्लस है वो डायोड के प्लस से जुड़ता है, तब वो फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, माइनस से माइनस जुड़ जाएगा और प्लस से प्लस जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। और जब आपका रिवर्स पोलरिटी हो जाती है, मतलब A माइनस हो जाता है और B प्लस हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, ये प्लस जो है डायोड के माइनस से जुड़ गया, यहाँ पे उल्टा हो गया ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर तो माइनस किससे जुड़ जाएगा, प्लस से जुड़ जाएगा, और ये वाला माइनस घूम के कहाँ जुड़ेगा, डायोड के यहाँ पे प्लस से जुड़ रहा होगा यहाँ पे। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, जब रिवर्स पोलरिटी हो जाए यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा, ये डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक है, तो जब प्लस से प्लस जुड़े यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़े तब फॉरवर्ड बायसिंग है, जब प्लस से माइनस जुड़े तब रिवर्स बायसिंग होती है, हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम वापस अभी डिटेल में देखेंगे वर्किंग के अंदर। अभी सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमने कंस्ट्रक्शन कैसा कर रखा है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे दिखा भी रखी है, कनेक्शन हमने कैसे किया है कि ऑल्टरनेटिंग सोर्स E जो है हमने प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर के T से हमने लगा रखी है। ठीक है, हमने अपने सोर्स जो है वो आपने ट्रांसफार्मर T से लगा दिया, उसका फर्स्ट जो कॉइल है प्राइमरी कॉइल से लगाया। फिर सेकेंडरी कॉइल जो AB है, जहाँ पे AB आपने लिख रखा है, उसको आपने किससे जोड़ा, एक डायोड D से और एक लोड रजिस्टर RL यानी लोड प्रतिरोध कह सकते हैं या भार प्रतिरोध RL से जोड़ रहे हैं आप। ठीक है, ये आपने कनेक्शन कर रखा है सिंपल सा। तो RL पे आपको क्या मिलना है, आउटपुट मिलना है। अब वर्किंग देखते हैं हम इसकी। वर्किंग क्या कहती है कि इसमें रेक्टिफायर जो है, इस वाले रेक्टिफायर में हम बात कर रहे हैं हाफ वेव में, उसमें केवल इनपुट साइकिल या इनपुट सिग्नल के केवल हाफ साइकिल के लिए ही करंट फ्लो करेगी, बाकी का हाफ साइकिल क्या है हमारे लिए वेस्ट ही हो रहा है। तो इसके अंदर जैसे ही आप सिग्नल को अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल पे या प्राइमरी कॉइल के ऊपर आप जब भी सिग्नल देंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो आपका जो A जो था, A टर्मिनल जो था वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाता है, और B वाला जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। ठीक है, सिग्नल आपने कौन सा आया, अभी आपका हाफ साइकिल चल रहा है। पॉजिटिव से जब हम बात करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव तक आप जब जा रहे हैं, तो उसमें जब आपका हाफ साइकिल आ रहा है तो उस हाफ साइकिल में A प्लस है और B क्या है हमारा, माइनस है। तो जब A प्लस होता है और B माइनस होता है, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास में, उस केस में हमारे पास में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है या अग्र बायसित हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आपका A जो प्लस है वो डायोड के पॉजिटिव से जुड़ता है और B जो माइनस है वो डायोड के माइनस नेगेटिव से जुड़ता है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग जो है वो हो जाती है हमारे पास में। और फॉरवर्ड बायसिंग हो गया है तो इसका मतलब, या अगर बायसित होता है डायोड तो क्या होता है, करंट फ्लो होती है हमारे पास में। तो ये हमने ये दिखाया है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो हमारा A पॉजिटिव बन गया, B नेगेटिव बन गया, जिसकी वजह से डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया और आपको करंट मिल गई यहाँ पे। और जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया, अब वापस हाफ नेगेटिव साइकिल जब आएगा तब ये क्या होगी, A और B की पोलरिटी यानी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। A क्या बन जाएगा, नेगेटिव माइनस में हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जिसकी वजह से डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स बायस या पक्ष बायसीकरण या उत्क्रम बायसीकरण कहते हैं हम, जिसमें क्या होगा, जो A का माइनस है, नेगेटिव हो चुका है, अब A का जो माइनस है वो डायोड के प्लस से जुड़ा, और B जो पॉजिटिव हो चुका है, B का प्लस, वो डायोड के N से जुड़ गया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डायोड रिवर्स बायस हो जाता है और इस टाइम पे करंट जो है वो नहीं फ्लो होगी और जो आउटपुट है आपको इस समय नहीं मिलता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिला और पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब केवल हाफ साइकिल जो ऐसी इनपुट आप दे रहे हैं उसके केवल हाफ साइकिल के लिए ही आपको आउटपुट मिल रहा होगा हमेशा। ये चीज़ हमने हिंदी में भी बता रखी, सेम लाइन लिखी हुई है कि जब भी आप प्राथमिक कुंडली पे वोल्टेज दे रहे होंगे तो उसका जो धनात्मक अर्धचक्र जब आएगा तो A सिरा जो है वो धनात्मक हो जाता है और B ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण डायोड जो है वो अग्रबायसित हो जाएगा और परिपथ में धारा
प्रवाहित हो जाती है। और यही विपरीत अगर हम देखें, उल्टा कर दें कि जब ऋणात्मक अर्धचक्र आएगा तब ए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और डायोड जो है वो पक्षबाह्यस्थित हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होती है या बहुत नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो सकती है। तो हम इसको लगभग ज़ीरो ही मानते हैं कि बहुत कम करंट फ्लो हो रही है। तो जब आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है आरएल पे, तो वो केवल क्या मिलेगा, हाफ साइकिल के लिए ही मिल रहा होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो गया, वो चीज़ ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि डायोड करंट आगे पास कर नहीं रहा है। फिर हम इसी का जो बात कर रहे हैं वेव की, सिग्नल की, उसी का हमने रिप्रेजेंटेशन डायग्राम से दिखा रखा है यहाँ पे कि ये मान लीजिए आपने एसी सिग्नल दिया, तो एसी आपका ऐसे वेव में ही आएगा। ये वेव दिखा रखी है हमने, ठीक है, तो जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ये आपका इनपुट सिग्नल हो गया, यही दिखाया है। आप यहाँ पे इनपुट करंट भी लिख सकते हैं, वोल्टेज लिखे, करंट लिखे, सिग्नल आप ऐसे ही शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने फिर आउटपुट वोल्टेज उसी के नीचे जस्ट शो करा है। तो जब जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल की जो हम बात करें वो ये है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आपका आया तो उस समय हमें क्या मिला, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, मतलब 0 से T/2 हाफ टाइम तक आपको क्या मिला, आउटपुट मिला। लेकिन जैसे ही आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो उस समय ए और बी क्या हो गए, उनके साइन चेंज हो गए, ए बन गया माइनस, बी बन गया पॉजिटिव। तो उस समय डायोड आपका रिवर्स बायस हो गया, तो उस कारण से वो करंट पास नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, 0। फिर ऐसे ही वापस जब पॉजिटिव आया साइकिल तो आपको आउटपुट मिल गया, फिर जब नेगेटिव आया वापस तो आउटपुट नहीं मिला, फिर पॉजिटिव आया तो आउटपुट मिला, फिर नेगेटिव आएगा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से जब जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, ठीक है, तो आपका ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, और जिसके कारण डायोड क्या हो गया, आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, और जिसके कारण आपको करंट फ्लो मिली है। और उसी का उल्टा करें, हम नेगेटिव साइकिल की बात करें तो ए नेगेटिव बन गया, बी पॉजिटिव बन गया, जिसकी वजह से डायोड आपका रिवर्स बायस हो गया, करंट फ्लो नहीं हुआ। तो नेगेटिव साइकिल में करंट नहीं है, पॉजिटिव साइकिल में करंट है। तो हाफ पॉजिटिव साइकिल में आपको करंट मिलेगी। तो यहाँ देखिएगा सभी क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं आपके, लेकिन वैल्यू कोई सेम तो नहीं है। तो यहाँ पे टाइम वेरिंग तो है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, सबका सेम हो गया है यहाँ पे। अब इसी वर्किंग मेथड को थोड़ा इजी तरीके से बताने के लिए यहाँ देखिएगा, इजी मेथड हमने यहाँ पे देखा है किस तरीके से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका हो गया पूरा याद करने के लिए। ये एक के बाद स्टेप देख ले कि पॉजिटिव साइकिल आया इनपुट सिग्नल का, तो ए था वो प्लस बन गया, बी था वो माइनस बन गया, जिससे डायोड फॉरवर्ड बायस या अग्र बायसित हो गया। तो डायोड कंडक्ट करंट करेगा या धारा प्रवाहित करेगा, जिससे आपको आउटपुट मिल जाएगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा जब इनपुट का, तब ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिससे डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस या पक्ष बायसित हो जाएगा। तो डायोड करंट को पास नहीं करेगा और आपको आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपने पैराग्राफ में लिखी है, तो ये हमने बहुत इसी तरीके से इसको पॉइंट्स में लिख दिया। अब आपको इससे बहुत अच्छे से जल्दी याद हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट हमारा इसके बाद का टॉपिक है कि मैथमेटिकल पार्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे, थियोरेटिकल पार्ट तो आपका ओवर हुआ, इसके अंदर हमें देखना है वो है मैथमेटिकल क्या चीज़। तो इस वाले पार्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है। ऐसे छोटे छोटे हम टॉपिक्स इसके अंदर डेरिवेशनल पार्ट जो है वो देख रहे हैं। यहाँ से जब पूछा जाए तभी सॉल्व करना होता है, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन आता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो उसमें मेन पार्ट जो हम दिखाते हैं वो है थ्योरेटिकल पार्ट। मीन्स वेव क्या है, डायग्राम क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इस टाइप से आप वर्किंग ये सब दिखाते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल पार्ट में जब आपसे कुछ पूछा जाए डेरिवेशन के लिए, तभी इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने मान लिया जो एक डायोड लगा हुआ था उसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया प्रतिरोध RF है। बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है मैथमेटिकल के अंदर, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता एग्जाम में आप इतनी सारी चीज़ें लिखें। कॉइल, जो ट्रांसफार्मर की कॉइल लग रही है उसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस हमने मान लिया RS है, और जो वो भार प्रतिरोध लग रहा था लोड रेजिस्टेंस वो हो गया आपका RL। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, RF प्लस RS प्लस RL। तो करंट फ्लो कितनी होगी, नॉर्मल आपकी ओम्स लॉ क्या कहती है, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो
ई लिखिए चाहे वी लिखिए, कई बुक्स में वी लिखा हुआ होता है या आप ई लिख रहे हैं, दोनों ही सही होगा। तो ये वोल्टेज को दिखा रहे हैं हम। तो V इज इक्वल्स टू आपका IR फॉर्मूला होता है, तो I क्या हो जाएगा उससे, V अपॉन R। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है ओम्स लॉ से, I इज इक्वल्स टू E अपॉन R। R मतलब RL प्लस RF प्लस RS, ये हमने मान लिया। और हम यहाँ पे एक जो इनपुट सिग्नल लिया था वो कैसा था, ऑल्टरनेटिंग सिग्नल था या प्रत्यावर्ती था। तो आपने एक साइन वेव मान ली है, तो इसलिए आप क्या ले लेंगे, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी आपने इसके अंदर ले लिया है। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर, तो इससे I की वैल्यू क्या आ गई, वो E की वैल्यू को आपने पुट कर दिया, तो E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन RL प्लस RF प्लस RS आ गया। ये RF प्लस RS है, इसको हमने एक जनरल R मान लिया। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई I की, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन RL प्लस R बन गई। ठीक है, या हम दूसरे वे में लिखना चाहे तो इसको E नॉट अपॉन RL प्लस R को हम क्या लिख दे, इस तरीके से I नॉट मान लें। ठीक है, इसको I नॉट मान लिया हमने, तो ये हो गई साइन ओमेगा टी हो गई हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या ले लेंगे, इस पूरे को I नॉट मान लेंगे। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका हाफ साइकिल चल रहा है, मतलब t की वैल्यू क्या चल रही है, 0 से t/2 चल रही है, तब तक आपके I की करंट की वैल्यू ये आई है। ठीक है, और जब आपका साइकिल t/2 से t चल रहा था, नेक्स्ट हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो हमारी I करंट तो था ही नहीं उस समय, तो इसलिए I की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई इस केस में। और करंट 0 है तो आपका वोल्टेज भी क्या होगा उसके अकॉर्डिंग, हम वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो उससे हम यहाँ पे निकालने वाले क्या है, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे दो चीज़ निकालेंगे, एक तो RMS वैल्यू आपको निकालनी, एक एवरेज वैल्यू निकालनी है। और मेन जो निकालने के लिए अक्सर पूछा जाता है वो है एफिशिएंसी, दक्षता, वो आपको मेन निकालना है, उसके लिए आप ये चीज़ें दोनों निकाल रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं एवरेज वैल्यू करंट की, वोल्टेज की क्या होगी यहाँ पे। तो एवरेज वैल्यू जो औसत मान निकाला जा रहा है वो है डायरेक्ट करंट, मीन्स आउटपुट करंट जो आपको मिल रही है। तो हम जो वो वेव लेंगे आउटपुट करंट के लिए, उसको हम 0 से t तक कंसिडर कर लेते हैं। तो 0 से t तक आपने पूरी वेव देखी है, तो उसका आपको इंटीग्रेशन करना है I dt से, और टोटल टाइम कितना था t, तो एवरेज आप ऐसे निकालेंगे, जितनी भी करंट हुई है उतने टाइम में उससे आप उसको डिवाइड कर दे, तो एवरेज आएगा आपका। यहाँ पे आपने क्या करा, I की वैल्यू पुट करी। I की दो वैल्यू होगी, एक तो 0 से t/2 वाली, एक t/2 से t वाली। 0 से t/2 की वैल्यू हमने निकाली अभी, I नॉट साइन ओमेगा टी आ रही है, और t/2 से t क्या वैल्यू क्या थी, 0 थी करंट की, तो वो हमने लिख दी। तो ये वाली टर्म तो आपकी वैसे ही हट गई, 0 हो गई, खाली ये बच गया। ठीक है, इसमें आपने I नॉट वैसे ही बाहर ले लिया, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लें, सॉल्व कर लें आपके पास में, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो ये आएगी, I DC इज इक्वल्स टू 2I नॉट अपॉन ओमेगा टी आएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी। ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई कहाँ से लिखा हमने, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में 2 पाई एफ। ठीक है, और एफ को आप क्या लिख सकते हैं, 1/t। तो यह अगर आप टी को इधर भेज दे तो 2 पाई/t क्या होता है, ओमेगा होता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे वैल्यू रख दी इसलिए। तो यहाँ पे I DC की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप जैसे 2 पाई रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो I DC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी I नॉट अपॉन पाई। ठीक है, तो ये एवरेज वैल्यू आ गई आपकी। अब एवरेज वैल्यू I आ चुका है, तो आप करंट भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। वोल्टेज कितना हो जाएगा, EDC फॉर्मूला हो जाएगा, और नॉर्मल वोल्टेज का V इज इक्वल्स टू IR होता है, उस फॉर्मूले से हम लिख देंगे EDC इज इक्वल्स टू IDC RL, आउटपुट करें रेजिस्टेंस कितना है RL, वो रख दी वैल्यू। तो यहाँ पे आप IDC की वैल्यू रख दे, I नॉट अपॉन पाई ये रख दी। ठीक है, फिर आप और चाहे तो I नॉट की वैल्यू हमने जो मान रखी है यहाँ पे E नॉट अपॉन RL प्लस R, वो भी आप पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 6 से हमने लिखी I नॉट की वैल्यू, वो अपने यहाँ लिख दी। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, दोनों एवरेज वैल्यू निकाल ली, किसकी, IDC की और EDC की, जो आउटपुट के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद में, RMS वैल्यू क्या होती है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, या किस तरीके से दी जाती है, वर्गमूल जिसे आप कहते हैं, माध्य वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ये क्या होता है, सिंपल सी चीज़, जो भी आपका पूरा इनपुट साइकिल था उसके लिए जो भी स्क्वायर रूट वैल्यू होगी
मीन करने के बाद में, ठीक है, मीन स्क्वायर ऑफ उसका आप स्क्वायर रूट ले लें। जितने भी आपका जो करंट था उसका आप क्या करें, उसका स्क्वायर करके मीन कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू देगा। तो हम उसी तरीके से निकाल रहे हैं यहाँ पे। ये वैल्यू वापस वही स्क्वायर करें, फिर उसके बाद मीन लेना है तो आपने ये मीन ले लिया, फिर इसका हमें स्क्वायर रूट भी करना है तो हमने इसलिए 1/2 कर लिया। फिर वही वैल्यूज़ आपने वापस पुट करी। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, I0/2 आ जाएगी। तो IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे, I0 की भी आप चाहें तो वैल्यू पुट कर दे, तो वो वैल्यू पुट कर दी हमने। E0 RL + R, वो इक्वेशन 6 से पुट करी, तो I आ गया है, तो E निकालना तो हमारे लिए आसान है। IRMS RL से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन को, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ERMS = I0 RL/2। इस तरीके से दी जा सकती है वैल्यू। और वापस वही E0 की वैल्यू आप I0 क्या वैल्यू पुट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों वैल्यू आप लिख सकते हैं, जनरली हम यही वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इनपुट पावर की। आपने क्या निकाल लिया, करंट निकाल ली, वोल्टेज निकाल लिया, तो आप पावर भी निकाल सकते हैं। पावर का नॉर्मल पावर P का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का I² R होता है, तो वो वाली वैल्यू हमने यहाँ रखी है। तो PAC की हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें क्या निकालेंगे, I² RMS लेंगे, और रेजिस्टेंस फिर सारे चाहिए तो हमें यहाँ पे, इसलिए RL + R सारे रेजिस्टेंस हमने इनपुट के अंदर यूज़ करें, तो इन सारे यूज़ करेंगे। फिर आप IRMS² वाली वैल्यू हमने अभी निकाल रखी है, IRMS की वैल्यू पुट कर दे, I0/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा I0² RL + R। पावर सप्लाइड टू दी लोड, मतलब आउटपुट पावर कितना रहा, तो PDC हम निकालते हैं, वो कितना हो जाएगा, IDC² RL। यहाँ सिर्फ RL आएगा क्योंकि आपको आउटपुट कहाँ मिला था, केवल RL पे ही मिला था, तो दूसरे रेजिस्टेंस नहीं लिख रहे हम। तो IDC² हो गया, IDC की वैल्यू आप पुट कर दें, I0/π थी उसका स्क्वायर कर ले, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। ठीक है, तो इजीली निकल गया, PAC और PDC निकाल लिया। क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, शुरुआत में हमने कहा एफिशिएंसी चाहिए, हमें दक्षता चाहिए। तो दक्षता के लिए हमें आउटपुट पावर और इनपुट पावर ही काम में लेनी पड़ती है। तो आउटपुट पावर जो भी आएगी हमारी वो कैसी है, DC है, हमारी डायरेक्ट करंट वाली है, और इनपुट कैसा था हमने दिया है, वो AC है। तो एफिशिएंसी, दक्षता की आप जब भी बात करें तो वो हमेशा कैसे निकाली जाती है, आउटपुट/इनपुट। दक्षता, दक्ष कितना है कोई भी डिवाइस, या एफिशिएंट कितना है, तो कैसे बताएंगे आप, आपने कितना इनपुट दिया तो आपको उल्टा कितना रिजल्ट मिला, उसी पे तो आपकी एफिशिएंसी या दक्षता निकलती है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने देखी है। तो जब भी एफिशिएंसी या दक्षता की बात की जाए वो आउटपुट/इनपुट से ही निकाली जाएगी। तो यहाँ हम पावर देख रहे हैं, आउटपुट DC पावर अपॉन इनपुट AC पावर इंटू 100% में अगर आप निकाल रहे हैं तो, इसलिए हमने परसेंट लगाया है यहाँ पे। PDC और PAC की जो वैल्यू हमने अभी निकाली है थोड़ी देर पहले, उसको आप यहाँ पे पुट कर दें, तो I² RL अपॉन I0² 4 RL + R इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे हमने RL कॉमन लेके फिर इसको काट दिया, फिर सॉल्व किया, तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई 40.6 अपॉन 1 + R/RL। यहाँ पे जो जैसे ही आपका R/RL की जो वैल्यू है उसमें आप RL बड़ा ले लें और R अगर बहुत छोटा लिया है तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए, 0 हो चुकी है। और ये अगर वैल्यू 0 हो गई तो एफिशिएंसी यानी दक्षता कितनी हो गई हमारे पास में, हो जाती है 40.6%। तो मीन्स आपका केवल इतना % ही आपको आउटपुट मिला होगा और बाकी का क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो केवल आपका जो इनपुट का 40.6% है वो आपको आउटपुट में मिला, बाकी का हमारे लिए वेस्ट रहा है। इसलिए क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो एक एफिशिएंट नहीं माना जाता है AC को DC कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब भी रेक्टिफिकेशन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर सिंपल है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, ये मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिला है, आउटपुट जो वेव मिलती है वो केवल 40.6% तक के लिए ही मिलती है। तो एफिशिएंसी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जनरली एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ तो उसके साथ में ये पूछ लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिपल फैक्टर।
रिपल फैक्टर क्या होता है, या हिंदी में हम इसे कहते हैं उर्मी का गुणांक क्या होता है, यह हमें यहाँ पे देखना है कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर मेरे लिए पूछा ही जाता है रिपल फैक्टर क्या चीज़ होती है। तो हमने शुरुआत में कहा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसमें आउटपुट जो मिलता है आपको वो होता तो यूनिडायरेक्शनल, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है वो चेंज हो रहा है। मीन्स वो एक दिशा तो है लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तित भी है, ये हम कह सकते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब जो वोल्टेज और करंट में क्या हुआ, कुछ पल्सेशन हुआ, मतलब कुछ चेंजेस आए हैं वहाँ पे, उसको हम क्या कह देते हैं, रिपल्स। ठीक है, तो जो एक आउटपुट करंट और वोल्टेज में पल्सेशन आना, वाइब्रेशंस आना, वो क्या कहलाएगा आपका, वो रिपल्स कहलाता है। ठीक है, या जो वाइब्रेशंस टाइप के आप हो जाएंगे मान लीजिए, वो क्या हो गए आपके एक तरह से रिपल्स कहलाते हैं। तो और जो इस रिपल्स को काउंट कर रहा है, प्रोसेस को, आउटपुट करंट और वोल्टेज में कितना रिपल हुआ, जिसको काउंट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, रिपल फैक्टर। जिस क्वांटिटी से वो मेजर किया जा रहा है, नापा जा रहा है, वो आपका रिपल फैक्टर कहलाता है यहाँ पे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर कितना होता है, 1 से बड़ा होता है, जिसको हम अभी प्रूव भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि रिपल फैक्टर जो है वो 1 से बड़ा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, R इज इक्वल्स टू इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट AC कंपोनेंट, या सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो IAC की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट DC कंपोनेंट IDC। तो अगर इसकी एक और डेफिनेशन बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट AC कंपोनेंट टू द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट DC कंपोनेंट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर। ये भी आप इसके अंदर कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास में, इसी को हिंदी में हमने ट्रांसलेट करके लिख रखा है कि उर्मी का गुणांक R को क्या कह सकते हैं हिंदी में, तो दिशकरण में जो लिखा हुआ हिंदी में, दिशकरण द्वारा प्राप्त वोल्टा या धारा जो है वो एक डायरेक्शन दिशिक होती है, लेकिन उसका जो मान होता है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होता है। और वोल्टा और धारा ये क्या है, स्पंदन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उर्मिका कहते हैं। मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, और इसकी जो प्रक्रिया को जो मापन कर रहा है उसको हम उर्मी का गुणांक कह रहे हैं यहाँ पे। या हम कहें प्रत्यावर्ती घटक और दिश घटक का जो अनुपात होगा वो उर्मी का गुणांक कहला रहा है। और इसका अर्ध तरंग दिष्टकारी में इसका मान कितना है, 1 से ज़्यादा होता है। शॉर्ट में पूछ लेते हैं बहुत बार कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर कितना होता है या एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 40.6 इसकी एफिशिएंसी होती है, और उर्मी का गुणांक जो है वो 1 से ज़्यादा होता है। कितना होता है इसको हम अभी डिराइव करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं हम रिपल फैक्टर का, बहुत सिंपल सा ही है। RMS की जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर जो लिखा जाता है वो जो भी जितना भी DC कंपोनेंट है और AC कंपोनेंट है उसका स्क्वायर देखते हैं। उससे आपने क्या करा, IAC स्क्वायर निकाल लिया, तो क्या हो गया, IAC स्क्वायर इज इक्वल्स टू IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर। तो IAC क्या हो जाएगा, रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर। इसको आप रूट को आपके 7/2 की पावर में भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला भी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि R का फॉर्मूला क्या था, IAC अपॉन IDC, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो IAC की वैल्यू आपने पुट कर दी ये वाली। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे जो आपका IDC स्क्वायर था वो आपने इस तरीके से लिख रखा है, यहाँ पे डिवाइड करके इस तरीके से शो कर दिया आपने। ठीक है, कॉमन ले लिया, मतलब ये कह सकते एक तरह से। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, IDC की वैल्यू आप पुट कर देंगे I0 अपॉन पाई, और IRMS की वैल्यू भी हमने निकाल रखी, वो भी आपने यहाँ रख दी। तो इस तरीके से वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 की पावर 1/2 आएगा। इसको पूरा सॉल्व करें, इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना नहीं है, सिर्फ हमें ये चीज़ें टर्म्स लिखनी है। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.21। तो ये 1 से ज़्यादा हो गई। ठीक है, 1 से ज़्यादा है, 1.21 आई है, 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो AC कंपोनेंट है वो ज़्यादा होंगे DC कंपोनेंट से। आपके आउटपुट में AC कंपोनेंट जो ज़्यादा रहा, DC कंपोनेंट कम रहा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये एक पुअर रेक्टिफायर की तरह यूज़ हो रहा है, या इतना अच्छा एफिशिएंट रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं होता है। और यही इसकी जो कमी है, इसको हम दूर करने के लिए बाद में
फुल वेव रेक्टिफायर डिज़ाइन करते हैं, जिससे एफिशिएंसी हमने इंक्रीज़ कर सके हैं यहाँ पे, या इंक्रीज एफिशिएंसी करके हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर डिज़ाइन किया है। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक का है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश की है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही मेरे और वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे कनेक्टेड।